नमस्कार। प्रज्ञानम चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल प्रज्ञानम चैनल के माध्यम से आपके बीच पुनः प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी योग चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं लेकर उपस्थित हैं। इन्हें हमने अभी कुछ दिन पूर्व ही लिखा है और इसके पहले भी हमने प्रज्ञानम चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम थी। जब भी कई लोगों के कमेंट्स आए और उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा। आज पुनः उन्हीं सिद्धांतों को बताने का फिर प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आएंगे और आपकी कोई भी समस्या है इस संबंधित, इन सिद्धांतों से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा काम है कि हम आपको योग थेरेपी के, योग चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनको समझा सकें और जिससे कि आप अपनी योग चिकित्सा में, अपने योग के प्रयोग में इन्हें अप्लाई कर सकें। तो पहला सिद्धांत क्या है? सिद्धांत को जानने से पहले हम जानेंगे योग चिकित्सा क्या है। योग चिकित्सा वह चिकित्सा है जो योग अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति की अस्वस्थता को स्वस्थता में परिवर्तित करने की क्षमता रखती हो। तो yoga therapy is that therapy which has the ability to convert a person's illness into health through yogic practices. It has some principles which are elaborate further. इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनकी व्याख्या हम आगे करने जा रहे हैं और उन्हीं सिद्धांतों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व का सिद्धांत। अस्तित्व किसका? हमारा, व्यक्ति का। व्यक्ति है, उसका जीवन है, तो आप ये समझिए कि उसके लिए योग चिकित्सा है। तो व्यक्ति है तो उसके लिए योग चिकित्सा है। ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसका जो अस्तित्व है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। वे कौन कौन सी बातें हैं जिन पर उसके अस्तित्व को देखा जाता है। तो हम बात करते हैं कि अगर मॉडर्न थेरेपी की बात करें, मॉडर्न चिकित्सा की बात करें, एलोपैथ चिकित्सा की बात करें, तो वो लोग फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि योग में भौतिक शरीर तो है ही, उसकी अवहेलना नहीं की गई है। वो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर क्या है? माध्यम है। शरीर क्या है? प्रथम है। शरीर माध्यम भी है और शरीर प्रथम भी है। किसके लिए? सभी साधनाओं को साधने का तरीका कहाँ से शुरू होगा? शरीर से शुरू। शरीर है तो साधना है, शरीर है तो योग है। लेकिन अब इस शरीर के बियॉन्ड, क्योंकि योग केवल फिजिकल बॉडी की बात करता है, भौतिक शरीर की बात करता है, स्थूल शरीर की बात करता है, नहीं, केवल इसकी बात नहीं करता। योग इसके बियॉन्ड भी चर्चा करता है। वो बियॉन्ड क्या चर्चा करता है, योग के विद्यार्थी जानते हैं। अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि स्थूल शरीर जो मैं आप देख पा रहे हैं, हम आपका देख लेते हैं, सामने एक दूसरे को दिखाई देता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन इस स्थूल शरीर में एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो। जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उससे हम छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं जिनको ऐसे नेकेड आई से नहीं देख पाते। जैसे सेल, कोशिका, कोशिका के हम बने हुए हैं। मनुष्य का शरीर कोशिका का बना हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए कोशिका देखी जा सकती है नेकेड आई से, तो कहेंगे नहीं। लेकिन माइक्रोस्कोप से, हाँ, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई देती है, सेल के अंदर का पार्ट है जो। तो माइक्रोस्कोपिक विजन है। ऐसे ही इस शरीर का माइक्रोस्कोपिक विजन है। वो माइक्रोस्कोप से भी माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें बुद्धि रहती है, उसमें मन रहता है, उसमें प्राण बहता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसीलिए योग के लोग 7 चक्रों की, 72,000 नाड़ियों की, उपत्तिकाओं की चर्चा करते हैं। और चर्चा ही नहीं करते, वो बताते हैं प्राण, उपप्राण। प्राण में भी 5 प्राण। कौन कौन? उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान।
ऐसे ही उपप्राणों में भी 5 उपप्राण की चर्चा करते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। और योग के ग्रंथों में इनके कार्य भी लिखे हैं, प्राण क्या कार्य करता है, उपप्राण क्या कार्य करता है, सब लिखा है। और ये सारी चर्चा कहाँ होती है? सूक्ष्म शरीर में होती है। तीसरा शरीर जो योग मानता है वो है कारण शरीर। कारण, जैसे हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इतना बड़ा शरीर कैसे बन जाएगा बिना कारण के? तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये शरीर है तो इसका कारण है, और जो कारण है वही कारण शरीर है। वहाँ भावनाएं रहती हैं। और हम सब जानते हैं स्थूल शरीर का जो संबंध है वो माँ के गर्भ से, माँ के जो गर्भ में बच्चा होता है उसका, आप देखते हैं बर्थ के बाद भी कॉर्ड को काटा जाता है, अलग किया जाता है। अभी तक उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा था? नेवल रीजन से मिल रहा था, नाभि से मिल रहा था। कुछ दिन बाद बच्चे की वो नाभि पर चढ़ी हुई कॉर्ड हट जाती है और फिर धीरे धीरे उसका नरिशमेंट उसके मुख से होने लगता है। और अगर यह देखा जाए कि स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार योग किसको बताता है? नाभि चक्र को ही बताता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर का प्रवेश द्वार क्या है? आज्ञा चक्र है, जहां पर हमने तिलक लगा रखा है, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। शिव का तृतीय नेत्र वही है। ऐसे ही कारण शरीर का प्रवेश द्वार कहाँ है? अनाहत चक्र। भावनाएं आहत होती हैं। कहते हैं आपने हमारा दिल तोड़ दिया। तो ये जो दिल तोड़ने की बात है ये कारण शरीर से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब भी किसी का वास्तव में किसी से जुड़ा हो जाता है और फिर किसी वजह से उनका अलगाव होता है तो बहुत पीड़ादायक होता है। यहाँ तक कि कई लोग तो जीवन का अंत भी कर लेते हैं, इतना प्रबल है कारण शरीर। तो योग मानता है, हमारे जो अस्तित्व के सिद्धांत की बात करते हैं, स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है। ये तो है अस्तित्व की बात। अब योग चिकित्सा इन्हीं तीनों शरीरों की करनी है, क्योंकि जड़ें मन में, रोग तन में। रोगों की जड़ें कहाँ है? मन में है। तो मन से ही उनकी जड़ों को उखाड़ दीजिए। मन से जड़ों को उखाड़ने के लिए योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? तो आप जानते हैं कि कोई भी योग की प्रैक्टिस बिना मन के नहीं होती। योग चित्त वृत्ति निरोध। क्या है योग? चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, योग हो जाएगा। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, इनका सम्मिलित रूप है चित्त। और उसको आप निरुद्ध कर दीजिए, उसको एक डायरेक्शन दे दीजिए तो योग होने लगेगा। क्या मतलब? जड़ें कटने लगेंगी। इसीलिए कहते हैं योग फायदा करता है, योग से लाभ होता है। ठीक है। तो और क्या बात मिलती है? पंच कोशों की चर्चा योग में मिलती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय कोश जो अन्न का बना है, प्राणमय कोश जो प्राण का बना है, मनोमय कोश जो मन का बना है, विज्ञानमय जो विशिष्ट ज्ञान रखता है, जो हमें बताता है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, आत्मा तक उसकी आवाज पहुंचाता है, आत्मा को बाहर दुनिया के बारे में संपर्क रखता है, और आत्मा क्या सोचती विचारती और वो क्या चाहती है वो भी बताता रहता है। लेकिन कोई सुन पाता है, कोई अनसुनी कर जाता है। और लास्ट का कोश है आनंदमय। आनंदमय क्योंकि लास्ट क्या है? वास्तव में वही कोश आत्मा का कोश है। और आत्मा कैसी है? आनंदमय है। आप जितना अपने इनर में प्रवेश करते चले जाएंगे, आनंद के स्रोत के पास होते चले जाएंगे, और वो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया? सच्चिदानंद। वो सत्य भी है, चित्त भी है, चेतन स्वरूप है, और आनंद में तो है ही। तो इसलिए लास्ट को उसका नाम है आनंद। इसलिए आनंद कीजिए, अगर योग करेंगे तो आनंद आएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आनंद में कोश है, जितना पास पहुंच जाओगे। तो ये है अस्तित्व का सिद्धांत। ठीक है। अगला सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं, सामंजस्य का सिद्धांत। सामंजस्य कहाँ, कैसे, किससे, क्यों? सामंजस्य किससे, क्यों और कहाँ? तो पहला, हम योग के लोग हैं, बात करेंगे आंतरिक सामंजस्य की। हमारे शरीर में, अभी हमने कहा 3 शरीर हैं, पहले तीनों शरीरों के बीच सामंजस्य ठीक हो।
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के भी। मन कुछ सोच रहा है, हृदय का कोई भाव है और शरीर कहीं जा रहा है ना। क्या कहा जाता है? लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। ऐसा भाव रहेगा तो योग कहाँ से होगा? तो ये सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य बिठाइए, सामंजस्य बिठाइए किसमें? हेड में, हार्ट में और होम्योस्टेसिस में। आप अपने सिर में, अपने भाव में और अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को एक समान रखिए, सामंजस्य बिठाइए और फिर देखिए कि कैसे नहीं आपका हेल्थ सही रहता है। जिसमें कहा गया हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। एक तो फिजिकल है, दूसरा मेंटल है, हेड, हार्ट एंड होम्योस्टेसिस। इनको सामंजस्य में लाइए और पूरा स्वास्थ्य आपको। ये तो आंतरिक सामंजस्य की बात हो गई। और दूसरा सामंजस्य की बात हम करते हैं। दूसरा सामंजस्य है हमारे बाहर की दुनिया से सामंजस्य, हमारे अपने लोगों से। पिता पुत्र का साथ संबंध है, पिता माता का संबंध है, माता पिता का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र का संबंध होता है, भाई बहनों का संबंध होता है, दोस्तों से संबंध होता है, सोसाइटी में संबंध होता है। और सामंजस्य ना हो तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है सामंजस्य अगर नहीं हुआ वहां पर तो सोशल तुम्हारा हेल्थ कैसे रहेगा? सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, आप चिंतित रहेंगे, कोई समाज में आपकी वैल्यू ना करे, कोई पूछे नहीं। तो सामंजस्य नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। तो आंतरिक सामंजस्य, बाहर की दुनिया से भी सामंजस्य। पहले स्वयं आप दीपो भव, स्वयं जलिए, अपने अंदर सामंजस्य स्थापित करिए। फिर बाहर की दुनिया से सामंजस्य स्थापित करिए, परिवार में सामंजस्य रखिए, सोसाइटी में सामंजस्य रखिए। तो देश में सामंजस्य रहेगा, दुनिया में सामंजस्य रहेगा और दुनिया और अच्छी रहेगी। यही मुझे लगता है उस ईश्वर की भी इच्छा है कि हम दुनिया को और सुरम्य और सामंजस्य वाली बनाएं, और यही योग भी चाहता है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनाइजेशन। अब तीसरे प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं, तुल्यकालन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इसको तादात्म्य भी कहते हैं कि अंदर कैसा तादात्म्य हो, ऐसे कैसे हो तुल्यकालन का सिद्धांत। जैसे this is clear in band, for example, where each member plays a different instrument, yet each instrument informs the other instrument where it is in the musical piece what sound should be made and at each moment। हर मोमेंट पर देख रहे हैं एक म्यूजिक पार्ट है यहाँ। और म्यूजिक में, कंसर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और बजाते हैं और उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तादाद में हो जाता है। फिर क्या निकलता है? फिर एक म्यूजिक निकलता है, एक धुन निकलती है और उस धुन पर आपको बहुत आनंद आता है। ऐसी ही एक धुन अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा हमारे ब्रेन में हर समय चला करती है, ब्रेन में चला करती हैं। अगर उनको हम सही तरीके से उनमें सिंक्रोनाइजेशन कर सकें, सही तरीके से उसमें तादाद में बिठा सकें उन वेव्स के साथ, और हमारे शरीर का हर आर्गन उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। क्योंकि देखिए, आप अगर वाइब्रेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? हमारी सेल की। सेल बनी है किससे? सेल ऑर्गेनेल से। और सेल ऑर्गेनेल्स बने हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसके जेल लाइक मैट्रिक्स, और जेल लाइक मैट्रिक्स में क्या है? सारे केमिस्ट्री भरी हुई है, केमिकल्स भरे हुए हैं, हाइड्रोजन भी है वहां ऑक्सीजन भी है, वहां ग्लूकोज भी है, C6H12O6। C6H12O6 का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका कॉम्बिनेशन स्वरूप ही तो ग्लूकोज है। और अगर कार्बन को देखोगे तो कार्बन में क्या है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा है जिस पर आवेश होता है, चार्ज पार्टिकल। और वो कहता है, उसका स्वरूप कैसा है? आप जाओगे तो उसका स्वरूप वेव्स लाइक है, कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और ये कंपनों से बना है हमारा शरीर। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, देखिए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और अपने अंदर के कंपन को सिंक्रोनाइज करिए।
सिंक्रोनाइज करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन को अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी तो वेव्स चल रही हैं और आपने बाहर से लिए वेव्स, संगीत, म्यूजिक भेज दिया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया। अब भाई सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो आपको हैप्पी हार्मोन इंडोर्फिन सिक्रीट होने लगते हैं। इंडोर्फिन सिक्रीशन क्या करता है, हैप्पी हार्मोन से आपको फील गुड फैक्टर लाता है। बस यही तो सबसे बड़ा फैक्टर है। उस फैक्टर को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं और उस फील गुड फैक्टर लाने के, तो यहां पर एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज करिए योग के अभ्यासों से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, और फिर देखिए इसका। यहां पर भी वही बात लिखी, इफ यू हैंग 15 ग्रैंडफादर क्लॉक विद वेरिंग पेंडुलम मूवमेंट टुगेदर ऑन द सेम वॉल, you will notice that after some time all the pendulum become synchronized। एक लट्ठे में कई पेंडुलम बांध दीजिए और उनको अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में हिला दीजिए। एक समय पर सारे पेंडुलम एक साथ एक तरफ आएंगे, एक तरफ जाएंगे। कैसे होता है, क्योंकि एक साथ वो एक ही उससे बंधे हुए हैं, इसलिए उनमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। अब चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हमारी बॉडी, चाहे वो हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीन में गिनते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में गिनते हैं, और स्थूल शरीर के अंदर क्या गिनते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्व सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं जैसे स्क्रीटरी सिस्टम हुआ, जो ये सारे सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं, अगर इनमें इंटीग्रेशन ना हो तब तब कोई मक्खी, कोई मच्छर तुम्हें काटे क्या मतलब है, कहीं चोट लगे क्या मतलब है, भूख लगे क्या मतलब है, लेकिन नहीं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने सुना होगा, देखती आंखें दृढ़ उरझत, बिहारी दास लिखते हैं, दृढ़ उरझत दृढ़ उलझ जाते हैं। कहा, प्रेमी प्रेमिका को देखता है, दृढ़ उरझत टूटत कुटुंब, और परिवार टूट जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका के नेत्र मिले और उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, दृढ़ उरझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति। जो जिनके दृढ़ मिले और उनमें प्रेम हुआ और वो प्रेम मिलकर जुड़ गए। उलझी आंखें, टूटा परिवार, जुड़े दो प्रेमी, दृढ़ उरझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही। जो टूटता है उसमें गांठ नहीं, गांठ कहां पड़ी, जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदय में। दई नहीं ये हरी, भगवान ने ये नहीं दी है, बिहारी दास ने ऐसा एक दोहा लिखा है। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इंटीग्रेशन पूरा। आंखें देखती हैं, मन ललचाता है, पैर गतिमान होते हैं, हाथ एक्शन करते हैं, मार किसी और को पड़ती है, रोता कोई और। कैसे, दिस इज द इंटीग्रेशन, होल बॉडी इंटीग्रेटेड है। बॉडी ही नहीं, भावनाएं। बस क्या करना होता है, हमारा मन, हमारा भाव, हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां एक डायरेक्शन में काम कर जाएं। ऐसा कहा जाता है अगर हमारी सारी मांसपेशियां शरीर की एक साथ एक डायरेक्शन में काम कर जाएं तो व्यक्ति 25 टन भारी वजन को भी खींच सकता है, उठा सकता है। कब कब संभव है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है होलनेस। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हेल्थ मीन्स होलनेस। द वर्ड derived from the old English root which means whole. This is understandable as it is only through total body integration and thus whole system integration that health can be achieved. तो इसलिए जब भी कोई योग थेरेपी, योग चिकित्सा देना चाहता है तो बॉडी को एक इकाई माने, और एक इकाई माने इसमें सबसे छोटी, जो सबसे सरल। मान लीजिए कोई मल्टीपल डिजीज का पर्सन आता है और आपको एक छोटी बीमारी उसमें पकड़ में आती है, आप पहले उसका इलाज करिए, उसके वाइब्रेशंस अगर एक बार ठीक हो गए, उसका हेल्थ वाइब्रेशन पूरे शरीर को हेल्दी बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसीलिए योग सही तरीके से अगर किया जाता है तो असाध्य रोगों को भी ठीक करने में सहायक होता है। और चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण का सिद्धांत। आपके घुटने में दर्द है तो आप घुटने पर फोकस करिए। आप घुटने के एक्सरसाइज के लिए, घुटने के लिए अभ्यास ढूंढिए, चाहे वो पवन मुक्तासन सीरीज, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक में दी गई हो, या स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुस्तक में दी गई सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएं, जो भी उसके लिए फिजिबल हो, जो वो कर सकता हो।
या कौन से प्राणायाम भ्रामरी से लगाकर नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, प्राणाकर्षण, कौन सा प्राणायाम आप उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं एज ए योगा थेरेपिस्ट, आप देखिए। क्योंकि आप उस पॉइंट पर जैसे विजुअलाइजेशन करेंगे, जैसे इमेजिनेशन करेंगे, पूरी चेतना, पूरा प्राण, पूरा ब्लड का प्रवाह उधर की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा और प्राण का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो जहां पर प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है, रोग वहां से खत्म होने लगता है, क्योंकि प्राणों की कमी से ही रोग होता है और प्राणों की अधिकता से तो योग होता है। इसीलिए जब आप योग करेंगे प्राण का प्रवाह जरूर बढ़ेगा, प्राण का प्रवाह बढ़ेगा तो वो डिजीज धीरे धीरे फिनिश हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। इसलिए आप लोकलाइजेशन पर ध्यान दीजिए और उसके लायक योग की क्रियाएं, चाहे वो षटकर्म हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे बंध हो, यम नियम का अभ्यास हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, भक्ति योग हो, आप क्या दे सकते हैं, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यही चीज फाइंड करने के लिए योग चिकित्सक को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ना अच्छी तरीके से चाहिए। आप एनाटॉमी का ज्ञान रखिए, थोड़ा फिजियोलॉजी का ज्ञान रखिए, थोड़ा साइकोलॉजी का ज्ञान रखिए, थोड़ा फिलॉसफी का ज्ञान रखिए, बैकग्राउंड जानिए। और इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब अगर आप इमोशंस के बारे में नहीं जानते तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्या जानेंगे। और इमोशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनको समझकर हम व्यक्ति की चिकित्सा को और पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। तो हम इन्हें ये आपको 5 सिद्धांत बताए हैं: प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकलाइजेशन। These are the 5 principles which acts in yoga therapy very positively way। और आपको अब इन्हें और सीखना है और समझना है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।